Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So this is your 9th lecture of chapter solutions for class 12th. In last lecture we have completed two more colligative property, which name is elevation in boiling point and second one is depression in freezing point. So there are four colligative properties which have to study it, in which we have already covered 3. So now we are going to start the fourth colligative property, which name is osmotic pressure, which is denoted by pi. तो हम लोग लास्ट लेक्चर तक 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कंप्लीट कर चुके हैं. पहला क्या था? RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. ये क्या था? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था. सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने क्या देखा है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. और थर्ड क्या देखा है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. और फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर. तो अब हम लोग आज देखेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है. तो स्टार्ट करते हैं. हम लोग जानते हैं कि जो हमारा आरओ होता है, घर पे आरओ लगा होता है, वो रिवर्स ऑस्मोसिस के ही बेसिस पे काम करता है. ओके, रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर समझेंगे, उसके बाद ऑस्मोसिस समझेंगे, फिर हम लोग समझेंगे क्या कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है ना. ये हमारे कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेगा और एक साथ ही साथ हम लोग का क्या हो जाएगा, जितनी भी हम लोग की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़नी थी उसमें से ये लास्ट है. इसके बाद हम लोग के लिए बस क्या रह जाएगा? वन टाइप फैक्टर रह जाएगा. तो उसको भी मैं कोशिश करूँगा कि इसी लेक्चर में कवर करा दूँ. अगर नहीं हो पाता है तो एक छोटा सा लेक्चर और बन जाएगा. और एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर. ठीक है ना. तो उसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा. चलिए बहुत आसान है. देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से डिनोट करते हैं, है ना. एक टर्म आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या होता है. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. वर्ड्स को सही से देखिए. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये कुछ नहीं है बेटा. जैसे आप लोग एक समझ लीजिए कि वो होता है ना जाली टाइप की चीज़ है. या घर में जो चाय को जिससे हम छानते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि एक साइड चाय की पत्ती रह जाती है और दूसरे साइड हमारा जो सोल्यूशन है, चाय हमारा है, वो निकल जाता है, पास हो जाता है. तो मतलब वो चाय की छन्नी क्या करती है, किसी को क्या करती है, परमिट करती है, जाने देती है. मतलब वो चाय के मॉलिक्यूल को जाने दे रही है. और जो कि हमारा क्या है, जो चाय की पत्ती है, उसको वो अपने मतलब उसमें से पास नहीं होने देती है ना. तो वो किस चीज़ का एग्जांपल हो सकता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी मतलब आधा वैसे जनरली होता है, लेकिन किसी को, यहाँ पे टर्म सेमी का क्या मतलब है? किसी को. परमिएबल मतलब परमिशन देने वाला, है ना. मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली. तो किसी को परमिशन देने वाली झिल्ली को ही हम क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं. हमारी स्किन भी क्या होती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एक एग्जाम्पल हो सकती है. बात समझ में आ रही है? तो आपको ये टर्म समझ में आ गया होगा, ये क्या है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना. इसका यूज होना है, इसलिए मैंने आपको पहले ही इसको बता दिया. ठीक है ना. हम सोल्यूशन जानते हैं किससे बनता है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से. सोल्यूट क्या होता है? लेस क्वांटिटी में होता है ना. सॉल्वेंट क्या होता है? मोर क्वांटिटी में होता है. ठीक है ना. लेकिन सोल्यूट क्या होता है? लेस क्वांटिटी में होता है, लेकिन साइज में क्या होता है? बड़ा होता है. सॉल्वेंट क्या होता है? क्वांटिटी उसकी ज़्यादा होती है, लेकिन साइज में क्या होता है? छोटा होता है ना. चलिए अब देखिए, यहाँ पे कुछ डायग्राम हम दिखाते हैं. ये बात समझ में आ गई होगी कि जो लेस अमाउंट में होता है उसको सोल्यूट बोलते हैं, जो मोर अमाउंट में होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं. लेकिन लेस अमाउंट के साथ साथ इसकी जो साइज होती है सोल्यूट पार्टिकल की, वो बड़ी होती है ना. और सॉल्वेंट पार्टिकल की क्या होगी? छोटी होगी. ये हम एग्जांपल ऐसा ही बना करके सेट करके समझाना है मुझे, इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ. ठीक है बच्चों. सोल्यूट कम अमाउंट में रहता है लेकिन साइज बड़ी होती है. सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में होता है लेकिन साइज उसके पार्टिकल की छोटी होती है, उसके मॉलिक्यूल की आप कह लीजिए, है ना. अब हमारे पास एक ऐसा कुछ अरेंजमेंट है. एक समझ लीजिए बीकर है ना. उसमें हमने यहाँ बीच में क्या लगा दिया? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया, है ना. अब उसमें हमने क्या किया है कि इस साइड तो हमने वाटर के मॉलिक्यूल मतलब वाटर पूरा भर दिया, प्योर वाटर. और इस साइड क्या है? वाटर के साथ साथ हमने कुछ सोल्यूट पार्टिकल डाल दिए हैं, है ना. कुछ ऐसे पार्टिकल डाल दिए हैं जिससे क्या हो रहा है कि वो इसमें वाटर में कुछ जगह ले रहे हैं. मतलब ये एक तरीके से सोल्यूशन बन गया, है ना. अब ये सॉल्वेंट प्योर तो रहा नहीं, इसमें मतलब कुछ ना किसी मतलब यहाँ पे NaCl लिख दिए हैं, लेकिन बेसिकली कुछ भी हो सकता है. मतलब यहाँ पे कोई और चीज़ भी हो सकता है, KCl हो सकता है, CaCO3, मतलब कुछ भी ऐसा हो जाए कि जो इसके अंदर जा कर के क्या हो जाए, मिल जाए, है ना. कंडीशन समझ में आ गई. एक बीकर लिया, बीच में हमने क्या लगा दिया है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. एक साइड उसके क्या भर दिया है? इधर. मतलब अभी इसमें इधर से इधर जाने वाली कोई कंडीशन मत सोचिए बच्चों. अभी क्या है कि ये ब्लॉक कर दिया समझ लीजिए एक तरीके से. ये किसी को परमिशन देगा,
इस साइड से इस साइड या इस साइड से इस साइड जाने की ये किसी किसी को परमिशन देगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इस साइड हमने प्योर वाटर डाला है ना, और इस साइड क्या डाल दिया हमने, वाटर के साथ साथ कुछ सॉल्यूट पार्टिकल या NaCl ले लीजिए, NaCl और वाटर समझ लीजिए इसको, है ना। अच्छा, अब देखिए कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा है इन दोनों साइड में, अगर हम पूछे कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा है, तो अभी तक हम लोग कंसंट्रेशन पढ़ते आए हैं, तो ये समझ में आता है कि भाई कंसंट्रेशन मान लीजिए 1 मोलर है, 2 मोलर है, या 1 मोलर है, 2 मोलर है, इस तरीके का कुछ टर्म होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे किसकी क्वेश्चन क्या उठता है, किसकी कंसंट्रेशन। अभी तक तो हम लोग सॉल्यूट की बात कर रहे थे कंसंट्रेशन की, तो कंसंट्रेशन दो टर्म में यूज हो सकता है ना, एक सॉल्यूट के लिए भी यूज कर सकते हैं, एक सॉल्वेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। भाई अगर हमको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पूछता है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ले लेते हैं। अगर हमसे कहे कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट बताइए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बात समझ में आ रही ना, हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं। ओके, तो हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट किधर होगा, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना, क्योंकि वाटर ही वाटर है, इसका मतलब क्या है कि जो वाटर का कंसंट्रेशन है इधर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, इससे तो कम हो जाएगा ना इस साइड कंसंट्रेशन क्यों कम हो गई, वाटर की। हम इस क्रिस्टल की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, नमक की बात नहीं कर रहे हैं, हम वाटर की बात कर रहे हैं। वाटर का कंसंट्रेशन इधर कम क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ सॉल्यूट पार्टिकल भी आगे जगह ले लें। बात ये चीज़ अगर क्लियर होगी तभी ये अच्छे से समझ में आएगा बच्चों, है ना। तो आप इस टर्म को समझ पाएँ कि इधर हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, और इधर इस सोल्यूशन में लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट होगा, थोड़ा सा कम होगा ना, इससे ये ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा, इसका थोड़ा सा कम होगा, ऐसे बस समझ लीजिए, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, ये किस चीज़ का एग्जांपल, मान लो सी वाटर ले लिए हमने, समुद्र का पानी, खारा पानी ले लिए, यहाँ पे प्योर डिस्टिल्ड वाटर ले लिए, है ना, इस तरीके से भी सोचिए। अच्छा, वी नो NaCl गेट्स डिसोसिएटेड बट इट इज़ ओनली रैंडम एग्जाम्पल। एक मैंने ये बस रैंडम एग्जाम्पल लिया है, ठीक है बच्चों। सी वाटर में बहुत सारे क्या होते हैं, सॉल्यूट मिलते हैं आपको। तो यहाँ पे ये कंडीशन आपको समझ में आई पूरी तरीके से, तभी आगे बढ़िए, नहीं तो 2 मिनट बैक करके फिर से एक बार समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा हूँ। इस डायग्राम को बड़े ध्यान से देख करके और समझ लीजिए, ताकि हम लोग जल्दी से इसको कवर कर सकें, है ना। इधर सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट है, तो इधर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इधर सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों है, इसका मतलब किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, हाँ, किसका कंसंट्रेशन कम है, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन इसके मुकाबले कम है। लेवल मत देखिए, लेवल अगर बराबर भी है, ये लेवल से ऐसा नहीं है, लेवल बराबर ही मैंने रखा है, दोनों का लेवल तो बराबर है, लेकिन कंसंट्रेशन इधर सॉल्वेंट की कम है, इधर ज़्यादा है। गॉट इट। और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, किसी किसी को इधर जाने देगा, किसी किसी को नहीं जाने देगा, है ना। जैसे चाय की जो छन्नी आती है वो चाय के मॉलिक्यूल को तो जाने देती है, लेकिन किसको नहीं जाने देती है, चाय की पत्ती को रोक देती है। ओके, वी नो हियर वी लॉस प्योर वाटर। अच्छा, क्या होगा, आप एक चीज़ सोच सकते हैं बच्चों, अब हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, या हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाती है ना, या हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगी, है ना। जैसे कोई भी आप एक बॉल लीजिए, ऊपर की तरफ आप छोड़ दीजिए उसको, तो वो नीचे की तरफ भागेगी, यानी कि पोटेंशियल जहाँ पे हाई है उससे वो लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगी, है ना। तो उसी तरीके से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कोई भी चीज़ भागती है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे लेस है, यानी कि प्योर वाटर से मॉलिक्यूल निकल निकल के किधर जा रहे हैं, इम्प्योर वाले सोल्यूशन में जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमको प्योर जो हमारा वाटर है उसका लॉस हो रहा है। बात समझ में आई। चलिए, सेमी परमिएबल का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अभी फ़ायदा होगा इसका, इस चीज़ का, आप परेशान ना हो। अभी तो आप लोग को लग रहा होगा कि सर तो इसमें फ़ायदा क्या है, हमें इम्प्योर तो करना नहीं है वाटर, हमें तो प्योर करना है। अगर हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस समझते हैं और हमें आरओ लगाना है तो उसको प्योरिटी चाहिए ना, लेकिन यहाँ तो इम्प्योरिटी मिल रही है, ये प्योर वाटर उल्टा जा करके इम्प्योर हो जा रहा है, इधर आ जा रहा है ना। ओके, कोई बात नहीं। चलिए, इससे पहले हम लोग आगे बढ़ें, एक टर्म समझिए, ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस क्या होता है, नेचुरल फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बाय द मीन्स ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब देखिए, जो यहाँ से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट किधर जा रहा है, पास होकर के सेमी परमिएबल से होकर के सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बाय द मीन्स ऑफ नेचुरल फ्लो, ठीक है ना, बाय द मीन्स ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, नेचुरली वो जा रहा है। मतलब ये क्या है, नेचुरल फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बाय द मीन्स ऑफ
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या हुआ, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट जो है लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की तरफ जाएगा, किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास होते हुए। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। मतलब कोई भी चीज़ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है, इसी को मत सोचिए, कहीं भी सोचिए आप, किसी भी जगह पे अगर ऐसा प्रोसेस हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। गॉट इट। चलिए अब एक हमको क्या समझना है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, उतना समझ में आ गया कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा बाय द मीन्स ऑफ, मतलब किसके जरिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए। तो जो ऑटोमेटिक वहाँ पे क्या हो रहा है, वो प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, ऑस्मोसिस कहते हैं। अब उसी के जरिए हम लोग क्या समझेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर को समझेंगे, क्या होता है। दैट अप्लाइड प्रेशर सो दैट ऑस्मोसिस प्रेशर स्टॉप्स इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, वेयर P इज इक्वल टू पाई। इसका मतलब समझिए कि ये मेरा क्या था, हायर कंसंट्रेशन था, ये लोअर कंसंट्रेशन। इसी डायग्राम को मैंने यहाँ बनाया, ठीक है ना, ये हायर कंसंट्रेशन है, ये लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट है। तो अब यहाँ से यहाँ पे क्या जाना था वाटर मॉलिक्यूल को, लेकिन हुआ क्या कि हमने ऐसा यहाँ पे प्रेशर लगाया, इतना प्रेशर लगाया कि जो नेचुरल फ्लो ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स, वो स्टॉप हो जाए ये प्रोसेस। अब ये अपने आप यहाँ इधर बहे ना, है ना, यहाँ पे हमने रोक दिया, ऐसा प्रेशर लगाया यहाँ से ऊपर, ये देखिए पिस्टन, इसको क्या बोलते हैं, पिस्टन से ऐसा प्रेशर हमने लगाया कि ये जो फ्लो है वो रुक जाए। अब रुक जाएगा तो जितना प्रेशर हमने लगाया, ये P अप्लाइड जो है, उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, वो पाई के बराबर होगा, पाई हमको पढ़ना था, है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ गया, हमारी फोर्थ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। ओके, तो ऐसा प्रेशर जो कि हमारे नेचुरल फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन को स्टॉप कर दे, दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इस समय पे जो P है, प्रेशर हम लगा रहे हैं, जितना इसको रोकने के लिए काम आया है, उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको हम पाई से डिनोट करते हैं। गॉट इट। चलिए अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं कि जो हम लोग RO यूज करते हैं घर में पानी के फिल्ट्रेशन के लिए, वो क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस उसको हम बोलते हैं, RO लिखा रहता है शॉर्ट फॉर्म में। व्हेन अप्लाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि जो अप्लाइड प्रेशर है, P इज ग्रेटर देन अप्लाइड प्रेशर। ओके, अब जो हम प्रेशर लगा रहे हैं वो ज़्यादा लगा दे रहे हैं। अभी तक क्या लगा रहे थे, इतना लगा रहे थे कि वो जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस था, नेचुरल फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल का जो प्रोसेस था, वो रुक जा रहा था, उसको हम क्या बोल रहे थे, ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम रोक नहीं रहे हैं उसको, और प्रेशर बढ़ा दे रहे हैं और लगा रहे हैं, ताकि क्या हो जा रहा है, जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे थे मॉलिक्यूल, वो रुक गए, तो वहाँ तक क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। और प्रेशर लगा दिया तो अब लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल मूव करना स्टार्ट कर देंगे, उसी को क्या बोलते हैं हम, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इस समय क्या होता है, अप्लाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन पाई, मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर था उससे ज़्यादा हो गया जो हमारा अप्लाइड प्रेशर है। इस चीज़ को एकदम फील करना चाहिए आप लोगों को। अगर नहीं आ रहा है तो फिर से बैक करिए और अच्छे से देखिए, ठीक है ना, कोई चीज़ टफ नहीं, बहुत आसान है बच्चों। व्हेन अप्लाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन ग्रेटर दैट, यहाँ पे देन होना चाहिए, ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, P इज ग्रेटर देन पाई, देन सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। और अब इस ऐसे समझिए, देखिए यहाँ पे पहला डायग्राम दिखाया मैंने, यहाँ पे नेचुरल फ्लो होता, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेचुरल फ्लो को रोकने के लिए हमने एक प्रेशर दिया, जितने प्रेशर पे ये नेचुरल फ्लो बंद हो जाए उसको क्या बोला हमने, ऑस्मोटिक प्रेशर। जो ऑटोमेटिकली फ्लो होने की टेंडेंसी थी उसको ऑस्मोसिस बोला जाता है। उस फ्लो होने की जो टेंडेंसी को रोक देने वाला प्रेशर जो हमने अप्लाई किया उसको क्या बोला, ऑस्मोटिक प्रेशर बोला। अच्छा, अब इतना प्रेशर यहाँ लगा दिया, इतना प्रेशर लगा दिया कि उल्टे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन नहीं जा रहा है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल फ्लो करने लग रहा है। अब इस वाली कंडीशन को जब P अप्लाइड जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे ज़्यादा हो जाता है ना, P अप्लाइड इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। और यही प्रिंसिपल कहाँ पे काम करता है बच्चों, हमारे RO में, घरों में हमारे जो RO लगा होता है, इसी प्रिंसिपल की बेसिस पे काम करता है। डेफिनेशन आप लोग पढ़ लीजिए एक बार और ध्यान से समझ लीजिए और आगे बढ़ा जाए। ठीक है, नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। हमारे पास एक यूनिवर्सल गैस लॉ होता है, उसमें क्या होता है, PV इज इक्वल टू NRT, है ना।
यहाँ से हम प्रेशर वगैरह निकालते हैं। तो P क्या होता है प्रेशर, V क्या होता है वॉल्यूम, N क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, R क्या होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन होता है, या कई तरह की इसकी यूनिट होती है, जूल में भी होता है, जूल पर मोल पर केल्विन होता है, या एक और वैल्यू होती है कैलोरी पर मोल पर केल्विन। इस तरीके की कई वैल्यू इसकी यूनिट होती है, ठीक है ना। ये हम लोग गैसेस स्टेट में 11th में पढ़ लेते हैं। आर जो होता है वो कैसा कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, और ये क्या होता है यूनिवर्सल गैस लॉ। तो इससे हम कंपैरिजन करेंगे और पाई की वैल्यू निकालेंगे। देखिए यहाँ पे प्रेशर क्या है, पी से डिनोट कर रहे हैं, हम प्रेशर को पाई से भी तो डिनोट कर सकते हैं, है ना। हमको क्या निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे पाई से। बात समझ में आ रही है। तो चलिए पी वी इज इक्वल टू एन आर टी के रिलेशन को हम पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी लिख सकते हैं ना, क्योंकि प्रेशर और पाई जो है दोनों प्रेशर का यूनिट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी जिसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे, वो बात अलग की है, लेकिन ये लॉ सबके लिए एप्लीकेबल होगा। तो पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी हो जाएगा। अब पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी इंटू आर टी। अब एन अपॉन वी कैसे आया, वी को इधर भेजिए तो एन अपॉन वी हो जाएगा, यानी एन क्या है मोल्स है, वी क्या है वॉल्यूम है, मोल्स पर लीटर वॉल्यूम क्या हो जाता है, क्या होता है बच्चों, कंसंट्रेशन। ओके, तो पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ओके, वेयर आर इज गैस कॉन्स्टेंट, टी इज टेम्परेचर, सी इज मोलैरिटी ऑफ किसका है, कंसंट्रेशन। मोलैरिटी और कंसंट्रेशन, या तो इसको मोलैरिटी समझ लीजिए या कंसंट्रेशन समझ लीजिए, मोलैरिटी को जिसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। तो ये वैल्यू होती है पाई की। पाई निकालना हो हमको 2-3 चीज़ें दी रहेगी, पूछ लेगा कि पाई की वैल्यू बताइए, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू बताइए, तो तुरंत इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। ये हम लोग की फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई। काफ़ी आसान था बच्चों, अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम हो रही हो तो मतलब बैक करके दोबारा देख लीजिए। रिमाइंड ऑल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, पहली क्या थी, RLVP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसमें क्या था, चेंज कितना आ रहा प्रेशर में अपॉन ओरिजिनल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये होता था फॉर्मूला उसका, पहले वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कितना बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आया, कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, उसको हम डेल्टा टी बी से शो करते हैं, इक्वल टू मोलैलिटी इंटू एलिवेशन, मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट के बी जिसको हम बोलते हैं। थर्ड क्या था, डेल्टा टी एफ क्या है, डिफ्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए जो हमारा यहाँ पे है चेंज इन टेम्परेचर, उसके लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो मोलैलिटी इंटू के एफ क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ओके, ये हम लोग देख चुके हैं। अब पाई क्या होता है, पाई इक्वल टू सी आर टी। ये चारों चीज़ें आप फॉर्मूले को याद कर सकते हैं, है ना। These 4 colligative properties are only applicable when dissociation or association of solute does not occur। इसका मतलब क्या है, ये चारों के चारों फॉर्मूले तब एप्लीकेबल हैं जब हम इसको सॉल्वेंट में डालें या सॉल्यूशन में डालें किसी सॉल्यूट को और वो टूटे ना। जैसे NaCl को हमने डाल दिया तो वो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है ना। CH3COOH को डाल दिया तो CH3COO माइनस प्लस H प्लस में टूट जाता है। KCl को डाल दिया तो K प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। तो मतलब हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर सॉल्यूट तो या तो टूट जाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है डाइमराइजेशन हो जाता है, जुड़ जाते हैं। तो जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा तो ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। जनरली अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन पानी में डालने पे कोई भी सॉल्यूट का कोई भी मतलब सॉल्यूट पार्टिकल का डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं हो रहा है, जुड़ना या टूटना नहीं हो रहा है, तो ये सारे के सारे फार्मूले एप्लीकेबल होंगे। लेकिन जैसे ही कोई मॉलिक्यूल हमने कुछ पार्टिकल डाला और टूट गया, इस तरीके से देखिए, हमने NaCl डाला तो Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया, KCl डाला K प्लस और Cl माइनस में टूट गया, NaBr डाला Na प्लस और Br माइनस में टूट गया, CaCO3 डाला और CaOH का होल्ड वाइज डाला तो Ca2 प्लस प्लस 2OH माइनस में टूट गया। तो इस तरीके से अगर डिसोसिएट हो जा रहा है तो ये फार्मूले एप्लीकेबल नहीं होंगे। उसके लिए हमको क्या समझना पड़ेगा, वन हाफ फैक्टर समझना पड़ेगा। क्या होता है, वही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रह गया है, इसको आप लोग अब इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लीजिए। हमारे पास काफ़ी समय है अभी, ठीक है ना बच्चों। देखिए वन हाफ फैक्टर क्या होता है, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ में आई। सबका फार्मूला तब एप्लीकेबल होगा जब हम सॉल्यूट को डाल रहे हैं किसी भी सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में, तो उसका एसोसिएशन या डिसोसिएशन ना हो, ठीक है ना, तब वो चारों फार्मूले काम करेंगे। अगर होता है एसोसिएशन या डिसोसिएशन तो ये पूरे फार्मूले काम नहीं करेंगे। लेकिन क्या करेगा, थोड़ा सा बस बदलाव करेंगे, हम लोग आई का यूज करके सारे के सारे इसी फार्मूले को वैलिड बना लेंगे, है ना।
उसको उसमें सारे फार्मूले में आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई को समझ तो लीजिए क्या है। स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा समझाए थे आप लोगों को क्वांट हाफ फैक्टर क्या होता है। तो अब आप लोगों को, अगर आपने स्टार्टिंग में थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आप लोगों को समझने में काफ़ी आसानी होगी। इसीलिए मैं कुछ चीज़ों को पहले भी थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, है ना। वहाँ पे मैंने समझाया था कि कैसे डाइमराइजेशन अगर हो रहा है तो हम लोग आई को वैल्यू को निकालते हैं, है ना। चलिए अभी इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। वी नो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। हम जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो किसके पार्टिकल पे डिपेंड करती है, किसके अमाउंट पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट पार्टिकल के। ओके, सॉल्यूट पार्टिकल के अमाउंट पे डिपेंड करती है कि जितना हम डालेंगे सॉल्यूट पार्टिकल, जितना बढ़ाएंगे उतना उसके वेपर प्रेशर या दुनिया भर की जितनी भी जो है हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन सभी चीज़ों में अगर चेंज आ रहा है तो किसकी वजह से आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है बच्चों, सॉल्यूट पार्टिकल की वजह से। सॉल्यूट जैसे ही ऐड कर रहे हैं तो इन सभी चीज़ों में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। ओके, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ओके, अब देखिए 1 मोल हमने NaCl लिया, एक बीकर है, उसमें हमने क्या किया, एक ये लिक्विड कुछ लिया है और उसमें हमने क्या डाला, 1 मोल NaCl। 1 मोल NaCl का मतलब 6.022 × 10⁻23 कंपाउंड या जो भी है मॉलिक्यूल ऑफ NaCl। बस समझ में आ रहा है, 1 मोल NaCl डाल दिया तो किस में टूटेगा, ये एक नहीं है, ये 1 मोल है, यानी बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो गया, आप लोग जानते होंगे बच्चों। 1 मोल हमने शुगर डाला, शुगर का क्या होता है फार्मूला, C12H22O11, ये होता है फार्मूला। हमने 1 मोल NaCl डाला तो वो टूट गया, लेकिन 1 मोल शुगर डाला वो नहीं टूटा। मतलब जो वो फार्मूला था वो शुगर के लिए तो एप्लीकेबल है, लेकिन साल्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है ना। ये कंडीशन देख लीजिए सही से, फिर आगे चला जाए। हियर NaCl गेट्स डिसोसिएटेड, देयरफॉर आवर कैलकुलेटेड वैल्यू डिफर्स फ्रॉम ऑब्जर्व वैल्यू। अब यहाँ पे जब हम कैलकुलेट कर रहे थे इस फार्मूले से, मान लीजिए हमको कुछ दिया, अभी तो हमें बस समझना है मोटा मोटा, क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी चीज़ें अच्छे से और आएगी। ये सारे फार्मूले जो हैं लगाने के बाद जो वैल्यू आनी चाहिए, जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो वैल्यू नहीं आ रही है, क्योंकि NaCl के केस में क्या हो रहा है, NaCl डिसोसिएट हो जा रहा है, टूट जा रहा है ना। जब टूट जाता है तो कुछ तो डिफर आ जाता है, ऑब्जर्व जो है क्वांटिटी जो भी होगा और जो मतलब हमने कैलकुलेटेड जो वैल्यू ली है वो दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, है ना। इसे शुगर के केस में नहीं आएगा, लेकिन NaCl के केस में ऑब्जर्व्ड वैल्यू और क्या है कैलकुलेटेड वैल्यू में फ़र्क आ जाएगा। ओके, तो NaCl किस में टूटता है, Na+ और Cl- में। अच्छा, अगर Na+ और Cl- में नहीं टूटता है तो अब हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए थोड़ा सा, आयनिक इक्विलिब्रियम। इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा बच्चों। 11th इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं बार बार कहा हूँ कि 12th में आप लोगों को 11th का ज़रूरत पड़ेगा। अब कई बच्चे तो मुझे मालूम है नहीं पढ़े होंगे, तो उन बच्चों के लिए थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, नहीं तो मैं जल्दी से ऐसे बता के 11th का टॉपिक यहाँ पे करने का कोई मतलब नहीं होता बच्चों। इसीलिए तो 11th पढ़ते हैं ना हम। लेकिन मैं जान रहा हूँ सारे बच्चे इतने अच्छे हैं कि 11th जो है छोड़ करके आते हैं। कई बच्चे तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे तो मुझे मालूम है कि 11th में उतना मन नहीं लगता है। चलिए, क्या हो रहा है कि NaCl का डिसोसिएशन हो जा रहा है ना। और हम जानते हैं NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी 100% आयनाइज हो जाता है। अगर हमने 100 पार्टिकल NaCl के लिए 100 मॉलिक्यूल ले लिए तो 100 Na+ मिलेगा और 100 ही क्या मिलेगा, Cl- मिलेगा, है ना। क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। कभी कभी आपको मिलेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, मान लीजिए 100 पार्टिकल डालें तो 2 ही 3 टूटा, बाकी 97 नहीं टूटे, या 5 टूटा या 1 टूटा। जो कम अमाउंट में टूटता है उसको हम क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे हमारा CH3COOH, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट में आएगा, ठीक है। अभी उसका कंसर्न नहीं है हम ये देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, 100% डिसोसिएट हो जाता है। अच्छा, जैसे हमने मान लीजिए इसको पानी में डाला तो टाइम t = 0, मतलब अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है रिएक्शन। ये रिएक्शन आप सोचिए स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो इसका कितना लिया हमने, 1, इसको 1 ले लिया हमने। मोल में हम लोग बात करते हैं, अब मोल में हम बोलेंगे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया आपको, समझिए 1 ले लिया इसको, है ना, 1 ले लिया है। अच्छा, जब टाइम अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है तो इसके कुछ मतलब मिलेंगे, या डिसोसिएशन स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो इसके कुछ पार्टिकल मिलेंगे या आयन मिलेंगे, नहीं, इसके कुछ मिलेंगे नहीं। अभी तो हमने
टाइम अभी शुरू ही नहीं हुआ है, मैंने अभी मतलब डाला ही नहीं, समझ लिया एक तरीके से, है ना। अच्छा, जैसे ही डालेंगे तो कुछ समय बाद टाइम t इक्वल टू टी नॉट, कुछ समय के बाद ये पूरा टूट जाएगा। तो उस टाइम को हमने क्या ले लिया, टी नॉट। ये कुछ भी हो सकता है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 घंटा। लेकिन आयनिक रिएक्शन जो होती है बच्चों बहुत तेज़ी से होती है, डिसोसिएशन वगैरह बहुत फास्ट होता है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। टाइम t इक्वल टू टी नॉट मतलब कुछ समय के बाद ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाएगा। तो इसके एक से ये देखिए 1 और 1 बनता है, तो यहाँ देखिए जब ये 0 हो जाएगा, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो ये 1 बचेगा और ये 1 बचेगा इधर, है ना। तो जब ये 0 हो जाएगा टाइम टी इक्वल टू टी नॉट पे NaCl 0 हो गया, तो Na+1 बचेगा और Cl-1 बचेगा। समझ में आ रहा बात। अच्छा, हेयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ फैक्टर टू मेक कैलकुलेशन करेक्ट, दैट इज़ आई। अब उस वाले फॉर्मूले में जो हमारा पढ़े हैं अभी हम लोग चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, उसमें हम लोग की कुछ करेक्शन की जो ज़रूरत थी वो क्या है, आई से करेक्ट हो जाएगा कैलकुलेशन हमारा। ऑब्जर्व का जो कैलकुलेशन मतलब ऑब्जर्व जो वैल्यू है और कैलकुलेटिव वैल्यू है जो भी चीज़ की, RLVP या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर में जो भी डिफरेंस आ रहा होगा वो किससे सही हो सकता है, आई से। अभी बच्चों पेशेंस रखिए, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। अभी मैं जान रहा हूँ कि 100% आप लोगों को ग्रैब नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप लोग पेशेंस रखिए, ठीक है ना। ये बस देख लीजिए, ये देख लेंगे तो आगे तो बस हम लोग को फार्मूले के साथ डील करना है ना। इतना ज़्यादा जाना भी नहीं पड़ेगा, ये तो बस कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो डरिए नहीं, हाँ बस देखिए सही से ध्यान से और आगे घबराइएगा नहीं। NaCl लिया, जैसे ही इसको हमने डिसोसिएट होने के लिए छोड़ा तो ये क्या हो रहा है, एक अगर हमने NaCl लिया तो टाइम t इक्वल टू 0 मतलब अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो ये 1 रहेगा, जितना लिए उतना ही रहेगा, ये 0 ये 0। टाइम t इक्वल टू टी नॉट मतलब कुछ समय बाद ये टूट जाएगा पूरी तरीके से, मतलब ये खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा, एक Na+ बचेगा और एक Cl- बचेगा, है ना। अब हम सोच क्या रहे थे कि हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू क्या है, 1 है ना। हमारी थ्योरेटिकल क्या है, NaCl हमने 1 एक लिया, लेकिन जैसे ही पानी में डाला तो पार्टिकल 2 हो गए। और हम जानते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है सॉल्यूट के, ठीक है ना। तो हम सोच तो रहे थे 1, तो कैलकुलेशन में हम लोग 1 से डील कर रहे थे, लेकिन जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो कितनी है, 2 है। बात समझ में आया। देख तो रहे थे हम 1, ये हमको 1 लग रहा, लेकिन जाने के बाद सोल्यूशन में टूट गया, 2 बन गया, तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया, है ना। चलो, तो आई क्या होता है हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये होता है ना। इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अच्छा, अब देखिए आप लोग, इन केस ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NaCl आई इक्वल टू 2/1। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी मेरी, देखिए डाला 1 मिला 2, तो ऑब्जर्व कितना हो रहा है, 2, और थ्योरेटिकल हम सोच कितना रहे थे, 1। तो आई क्या होता है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व कितना हुआ, 2 अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, थ्योरेटिकल कितना है, 1, तो 2/1। यहाँ आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/1 इज इक्वल टू 2। बात समझ में आई। अच्छा, यहाँ पे आई क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, आई 1 से ज़्यादा है। अभी इसका भी मतलब मैं बताऊँगा। केस ऑफ डिसोसिएशन, जब भी कहीं पे सल्यूट का डिसोसिएशन होगा उस समय हम लोग को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालने के लिए वन हाफ फैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हमको निकालने के लिए वन हाफ फैक्टर आई की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व कितना हुआ, हम सोच रहे थे इतना, थ्योरेटिकल इतना, लेकिन ऑब्जर्व कितना हुआ, 2, तो ऑब्जर्व 2 है अपॉन थ्योरेटिकल 1 है, तो 2/1, आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2, और आई क्या है, 1 से बड़ा है इस केस में, यानी कि डिसोसिएशन के केस में आई जो होता है वो 1 से बड़ा होता है बच्चों, ठीक है। चलिए सेकंड केस क्या ले रहे हैं, हमने क्या लिया, CH3COOH ले लिया, ठीक है ना, इथेनोइक एसिड ले लिया। अब क्या है, इसको हम बेंजीन में डालते हैं तो हम जानते हैं क्या होता है, डाइमराइजेशन हो जाता है इसका। तो डाल तो रहते 2 यूनिट, है ना, यानी थ्योरेटिकल मेरा क्या है कि 2 यूनिट हम डाल रहे हैं, लेकिन बन क्या जा रहा है, दोनों मिल करके 1 यूनिट। इसको 2 मत समझिए, ये 2 यूनिट मिल करके 1 है, 1 में जुड़ गई है। हम ये अलग अलग 2 यूनिट हमने लिया, डाला बेंजीन में, बेंजीन सॉल्वेंट की तरह काम कर सकता है बच्चों, और डालते ही उसका डाइमराइजेशन हो गया, यानी डाल तो रहे थे 2, मिला कितना, 1, थ्योरेटिकल कितना था, 2, ऑब्जर्व कितना हो रहा है, जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा ऑब्जर्व किया तो कितना है, 1 है। तो आई की वैल्यू क्या होती है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आई ऑब्जर्व कितना हुआ, 1। देखिए यहाँ पे एक ही जो है जुड़े हुए 2 मॉलिक्यूल का एक ही हमको सेट मिल गया, यहाँ पे 2 था, 2 मॉलिक्यूल था,
तो ऑब्जर्व 1 हो रहा है, थ्योरेटिकल 2 है, ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल कितना हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाती है 0.5, यानी कि यहाँ पे क्या है आई इज़ लेस देन 1। तो एसोसिएशन के केस में जो वन टाइम फैक्टर आई की वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होती है, और डिसोसिएशन के केस में ग्रेटर देन 1 होती है। अच्छे से समझ में आया बच्चों? चलिए अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा टेबल एक छोटा सा। अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो आई की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 1 होगी, मतलब डाल रहे थे 1, ठीक है, थ्योरेटिकल तो हमारा 1 था और टूट के हमको ज़्यादा मिल गया तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगी ना। जितना भी डालेंगे अगर टूट करके उससे ज़्यादा मिल रहा तो आई की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, इसमें क्या होता है क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है घट जाता है? बढ़ जाता है बच्चों, सीधी सी बात है। डाल रहे थे 1 NaCl मिल रहा है, 1 Na+ और 1 Cl-, यानी कि दो हमको पार्टिकल मिल जा रहे हैं। हमने डाला तो एक ही पार्टिकल था ना, NaCl पहले जुड़ा हुआ था तो एक मानेंगे उसको। अब उसमें से टूट गया, क्या मिला Na+ और Cl-, यानी दो सॉल्यूट मिल गया। तो क्वांटिटी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ रही है। हमको नंबर से मतलब है, हमको उसके वेट पे नहीं जाना है, हमको किससे मतलब है नंबर पे। तो नंबर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, इंक्रीज हो रहा है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो सॉल्यूट पार्टिकल जब बढ़ रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट बढ़ रही है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी। बात समझ में आई? अच्छा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, डाल रहे थे NaCl जिसका मास होता है 58.5 मोलर मास, और जैसे ही वो गया वाटर में तो एक Cl- दे रहा है और एक Na+ दे रहा है, यानी कि एक का मास 23 है और एक का मास क्या है 35.5 है। यानी कि मोलर मास उस सब्सटेंस का क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। जब हमने डिसोसिएशन केस देखा तो आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट बढ़ रहा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रहा है, लेकिन मोलर मास क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है बच्चों, ठीक है। अच्छा, एसोसिएशन केस में इसी का उल्टा हो जाएगा, आई की वैल्यू 1 से छोटी है। तो जब डाइमराइजेशन हो रहा था, एसोसिएशन मतलब जुड़ रहे थे दो मॉलिक्यूल, तो क्वांटिटी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कम हो रहे हैं, भाई डाल रहे हैं 2 और मिल रहा है 1, तो क्या हो जा रहा है, क्वांटिटी घट जा रही ना। अब क्वांटिटी घट जा रही तो हम जानते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है, सॉल्यूट पार्टिकल पे। अब सॉल्यूट के पार्टिकल ही कम हो जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज करेगी। लेकिन क्या बढ़ जाएगा, मोलर मास बढ़ जाएगा। ओके, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने डाला था 2 यूनिट, मिला 1 यूनिट, तो दोनों मिल करके बने ना। मान लो पहले का मोलर मास 60 था, अब दो यूनिट मिल गया तो वो 120 हो जाएगा, है ना। तो मोलर मास इस केस में इंक्रीज हो जाता है। ओके बच्चों, थोड़ा सा अभी इस पर हम लेंदी डिस्कशन करेंगे, है ना। जितना समझ में आए ठीक है, नहीं तो हम लोग फार्मूले से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना इजीली कर लेंगे। बस ये चीज़ समझ लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बच्चों, है ना। इन दिस वी कैन ऑब्जर्व दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। अब देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है, यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही तो मोलर मास घट रहा है, यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घट रही है तो मोलर मास बढ़ रहा है ना बच्चों। तो इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास हो जाएगा। मतलब मोलर मास अगर बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेगी, मोलर मास कम होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है। सो जो आई होता है वो किसके बराबर होता है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आई क्या हो जाएगा, अब देखो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो इसका जो है हम रिवर्स कर देंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का उल्टा होता है ना, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होता है, तो इसकी वजह से ऑब्जर्व मोलर मास नीचे चला जाएगा। और थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रिवर्स करिए तो थ्योरेटिकल मोलर मास ऊपर चला आएगा, है ना। तो वही हो गया आई इक्वल टू दो फार्मूले। अगर नहीं समझ में आए तो ये फार्मूला बस ध्यान में रखिए, आई इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आई इक्वल टू थ्योरेटिकल मोलर मास या ऑब्जर्व मोलर मास, ये दोनों फार्मूले यूज हो जाते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ओनली ऑन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। इसका सॉल्वेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट ऑफ या क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। वी हैव ऑलरेडी लर्नड 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। क्या क्या थी बच्चों, इसको मैं बार बार क्यों दिखा रहा हूँ, एकदम फैमिलियर हो जाइए। RLVP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये किसके बराबर होती थी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। या इसका और एक फार्मूला था, क्या था, चेंज इन प्रेशर अपॉन ओरिजिनल प्रेशर, है ना, ऑफ सॉल्वेंट। चेंज इन प्रेशर अपॉन ओरिजिनल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इस तरीके से भी हम डिनोट कर रहे थे ना। या RLVP किस पे डायरेक्ट किस पे डिपेंड करती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पे, मतलब सॉल्यूट पार्टिकल। बी क्या है यहाँ पे, सॉल्यूट है। अच्छा, डेल्टा टी भी क्या है, के बी इंटू मोलैलिटी, ये समझा चुके हैं। डेल्टा TF क्या है,
KF इंटू मोलैलिटी, पाई क्या है CRT। ओके, अच्छा ये देखिए, ये सारी कंसंट्रेशन की टर्म है। मोल फ्रैक्शन हो गया, मोलैलिटी हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, या इसको मोलैरिटी बोलते हैं। तो ये सारी क्या है, कंसंट्रेशन की टर्म है। अब कंसंट्रेशन किसका, सल्यूट का कंसंट्रेशन है ना। तो यहाँ पे जब मोल्स फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट बात हो रही, तो यानी कि क्या है, वो सल्यूट डिपेंडेंट है। मोलैलिटी ऑफ सल्यूट मतलब ये भी सल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, और मोलैलिटी ये भी सल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, और कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी ये भी सल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। यानी ये सारी की सारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो किस पे डिपेंडेंट है, सल्यूट पार्टिकल पे। सल्यूट ज़्यादा होगा तो ये वाली वैल्यू भी ज़्यादा मिलेगी हमको, सल्यूट कम होगा तो वैल्यू भी कम मिलेगी। बस समझ में, अलग अलग तरीके से बार बार समझाने से ये आप लोगों को दिमाग में बैठ जाएगा। आफ्टर फाइंडिंग वांट हाफ फैक्टर, अब हम लोग वांट हाफ फैक्टर समझ चुके हैं कैसे निकालते हैं, दो फार्मूला बताए हैं। वांट हाफ फैक्टर आई होता है इज इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, आई थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास। अब ये ऑब्जर्व और थ्योरेटिकल आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि डाल रहे थे कितना, वो क्या होता है थ्योरेटिकल होता है। एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली हम देखें कितना मिला, कितना वो क्या होता है ऑब्जर्व होता है। जैसे NaCl एक डाला तो थ्योरेटिकल तो हम एक डाल रहे हैं, है ना, कैलकुलेशन हम एक के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन होना कितना चाहिए, वो जाने के बाद दो पार्टिकल में टूट जा रहा ना, Na+ और Cl-, तो ऑब्जर्व कितना 2 है, याद आया। चलिए, आफ्टर फाइंडिंग वांट हाफ फैक्टर वी विल मॉडिफाई फार्मूला। इस फार्मूले को क्या करना है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना है। RLBP में क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इंटू आई, सब में आई से मल्टीप्लाई करती है। देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का KBM था, है ना, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इंटू मोलैलिटी ऑफ सल्यूट पार्टिकल था, तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, आई, यानी वांट हाफ फैक्टर ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, या थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकल के आ जाएगी। यानी कि सारे फार्मूले में हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, इस साइड बस आई को मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा फार्मूला मॉडिफाई हो जाएगा और हर जगह वैलिड होगा, चाहे एसोसिएशन का केस हो और चाहे डिसोसिएशन का केस हो। ठीक है बच्चों। अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू सी द वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब ये इतना ज़्यादा हमको बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन है इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है ना। अगर हम समझ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, हर चीज़ समझ जाए, कॉन्सेप्ट पूरा हम लोग का स्ट्रॉन्ग रहे तो क्वेश्चन आंसर करने में मज़ा आएगा। नहीं तो ये सब के तो ट्रिक हैं, बहुत आसानी से लग जाएंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है, घबराइएगा नहीं बच्चों। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगा, लेकिन समझने की कोशिश करिए। जहाँ पे आपका कंसंट्रेशन भंग हो जाए वहाँ पे थोड़ा और एफर्ट लगाने लगिए, ठीक है ना। बैक करके आइए, अगर नहीं समझ में आया फिर से देख करके थोड़ा सा बढ़िए आगे, लेकिन समझिए। एक बार नहीं समझ में आएगा, दोबारा जब रिवाइज करेंगे तब समझ में आएगा, तीसरी बार में आएगा ज़रूर, क्योंकि मैं इतने सिंपल वे में समझाया हूँ कि अगर इस तरीके से नहीं समझ में आता है किसी बच्चों को, तो उसको शायद ही किसी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों। नाउ वी आर गोइंग टू सी द वीक इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, हम बताए थे अभी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है, NaCl हो गया, KCl हो गया, KBr हो गया, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे ही डाल रहे हैं पूरा का पूरा टूट जा रहा है। NaCl मान लीजिए हमने 1 मोल लिया, तुरंत 1 मोल Na+ और 1 मोल Cl- में वो टूट गया, तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब 100 पार्टिकल लिए तो 100 के 100 टूट जाए। अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, हाँ बच्चों, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जैसे हमने मान लीजिए 100 पार्टिकल डालें तो 100 में से 100 नहीं टूटे, कितना टूट जाए, 5 टूट जाए, 2 टूट जाए, 5, 10, कुछ भी छोटा, मतलब कम अमाउंट में टूटे, पूरा का पूरा नहीं टूट रहा, डिसोसिएशन नहीं हो रहा पूरी तरीके से, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वांट हैव फैक्टर आई इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट हम देखेंगे। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम लोग देख ले रहे थे डायरेक्ट क्या है, वांट हैव फैक्टर ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या आई दूसरा क्या डिपेंड कर रहा था, थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास, दो तरह से डिपेंडेंसी थी। अब आई क्या है, वो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में था, जब पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जा रहा है या एसोसिएट हो जा रहा है, कौन, सल्यूट। अब यहाँ पे क्या है कि पूरी तरीके से डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होगा। मान लीजिए 100 डाला तो उसमें से 5 डिसोसिएट या एसोसिएट हो गया, या 10 डिसोसिएट या एसोसिएट हो गया सल्यूट का पार्टिकल, उस केस में हम आई की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। अच्छा, एक वर्ड, एक टर्म याद रखिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना टूटा, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। अभी समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें, ध्यान से आप इस चीज़ को देखिए। इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट DOD को हम किससे डिनोट करेंगे, अल्फा से। ये DOD क्या होता है अभी समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या था, CH3COOH, इथेनोइक एसिड, हाँ, एसिटिक एसिड जानते होंगे, जो विनेगर आप लोग सुने होंगे, अचार वगैरह, ठीक है। चलिए, तो उसी में पड़ता है।
तो CH3COOH को लिए। अब ये हम जानते हैं कि रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है, तो इस तरीके का साइन यूज करेंगे। तो कुछ ये टूटेगा है ना, मान लीजिए हमने 100 लिया तो 5 टूटा, 2 टूटा, 10 टूटा, 50 टूटा, हमसे नहीं मतलब है, लेकिन ये है वीक, पूरी तरीके से 100% आयनाइजेशन नहीं होगा। तो टाइम t = 0 पे हमने 100 क्या लिए हैं, इसके पार्टिकल लिए हैं है ना, लेकिन टाइम अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो क्या होगा, 0 0 ये मिलेगा है ना, 0 0 मिलेगा। टाइम t = t0, मतलब कुछ समय बाद जब इसका डिसोसिएशन हो गया तो मतलब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कितना गया, इसके 50 पार्टिकल टूटे है ना, यानी कि 100 लिए थे उसमें से 50 टूटे, तो क्या बनेगा, अरे भाई एक से एक ये और एक ये बनता है, तो 50 से 50 ये और 50 ये बनेगा, यानी टाइम t = t0 पे जिस समय इसके 50 पार्टिकल टूटे हैं साइमल्टेनियसली, उसी टाइम 50 पार्टिकल इसके बने, 50 पार्टिकल 50 आयन इसके और 50 आयन इसके बने, दोनों के, इसके 50 टूटेंगे तो 50-50 दोनों बनेंगे है ना। तो किस टाइम पे टूटा है, कुछ भी टाइम हुआ रहा होगा, उसको t0 ले लिए। टाइम t = t0 पे इसके 100 में से 50 पार्टिकल चले गए टूटने, टूट करके क्या बना, 50 पार्टिकल इसके, 50 आयन इसके और 50 आयन इसके बना लिए। बात समझ में आ गई, ये क्या 50-50 लिखा है। अच्छा अब देखो बच्चों, हम सोच रहे थे कि लिए हैं 100, लेकिन मिल कितना रहा है, 50-50-100, अरे ये तो गड़बड़ हो गया, लिए भी तो 100 और मिला भी 100, तो ये बच्चों सोचना गलत है, ठीक है। ऐसे सोचिए, लिए थे 100, टूटा 50, तो 50 में से ये तो 50 ये मिल गया, 50 ये मिल गया, ठीक है ना, यानी ये 100 हो गया। लेकिन बच्चों 50 टूटने के बाद जो इसका 100 में से 50 नहीं टूटा वो भी तो रहेगा सोल्यूशन में, यानी कि 50 इसका जो बच गया था और 50 ये और 50 ये, टोटल कितना मिला हमको, 150। बात समझ में आई, यानी कि हमारा क्या है, ऑब्जर्वेशन 150 का है, हम डाले कितने थे सॉलिड को 100, मिल कितना रहा है 150, यानी थ्योरेटिकली हम कितना सोच रहे थे 100 और हो कितना गया है 150। अब आई जो है कैलकुलेट करने से पहले थोड़ा सा DOD समझ लीजिए। DOD क्या होता है, कितना डालें उसको नीचे रखते हैं, कितना टूटा उसको ऊपर रखते हैं, उसी को अल्फा बोलते हैं या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं है ना। तो DOD = अल्फा। अल्फा को कैसे हम निकालते हैं, कितना टूटा, 50 टूटा ना, ये हम 100 लिए थे उसमें 50 ही टूटा, जितना टूटता उसको ऊपर रखते हैं, और कितना लिए थे उसको नीचे रखते हैं, 100 लिए थे ना, अच्छा 100 लिए थे तो उसको नीचे रखेंगे, कितना टूटा उसको ऊपर रखेंगे, वो कितना आ जाता है 0.5, ये क्या आ गया, अल्फा की वैल्यू आ गई। अच्छा इसी के लिए आई अगर निकालना हो तो देखिए, दोनों चीज़ का फ़र्क समझिए बच्चों अच्छे से ध्यान से, ये DOD और आई का फ़र्क समझिए क्या कह रहा है। आई क्या, DOD क्या है, कितना टूटने गया, जो हम लिए थे एक्चुअल में वो कितना टूटने गया अपॉन कितना लिए थे, और आई क्या बताता है कि टोटल सोल्यूशन में कितने पार्टिकल प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो वो 150 है, अपॉन कितना लिए थे है ना। ये क्या बता रहा है, कितना टूटने गया अपॉन कितना लिए थे, ये क्या बता रहा है, कितना सोल्यूशन में प्रेजेंट है और अपॉन कितना लिए थे। दोनों का मतलब फ़र्क समझ में आया, DOD और आई में, यानी कि अल्फ़ा और आई में फ़र्क समझ में आया। बिल्कुल बेटा, अब आप लोग आगे बढ़ने के लायक हो चुके हैं। एक बार और देख लीजिए, 100 पार्टिकल लिए थे, टाइम t = 0 पे 0 ये है, टाइम t = t0 पे कुछ समय बाद इसमें से 50 पार्टिकल गए टूटने, तो 50 ये मिलेंगे, 50 ये मिलेंगे, ठीक है ना। अब हमसे कोई पूछ ले अल्फ़ा कितना, तो अल्फ़ा क्या है, कितने पार्टिकल जो हम लिए थे सॉल्यूट के टूटने गए हैं, तो 50 टूटने गए ना, देखिए यहाँ से माइनस क्या हुआ, 50 निकला है, तो उसको ऊपर रखते हैं, कितना लिए थे ओरिजिनली 100, तो अल्फ़ा इस तरीके से निकालते हैं। लेकिन हमारा आई कैसे निकलता है कि टोटल सोल्यूशन में टूटने डिसोसिएशन के बाद कितने पार्टिकल प्रेजेंट हैं, तो भाई देखो 50 तो ये मिल गया, 50 ये मिल गया, लेकिन 100 में से 50 डिसोसिएट होकर ये दोनों दे दिया, 50 तो सोल्यूशन में इसका भी बच गया, यानी 50 50 50 150। बात समझ में आई, ये आई की वैल्यू इस तरीके से निकाली जाती है। आइए अब देखते हैं हम लोग जनरल केस फॉर इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा जनरली अगर हमको एक रिएक्शन शो करनी हो तो AN क्या हो रहा है, डिसोसिएट होके Na दे रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है कि कोई मॉलिक्यूल है, मान लीजिए 2 यूनिट था, ऐसे कुछ है, मान लीजिए रैंडम एग्जांपल हम ऐसे समझा रहे हैं, 2 था है ना, 2 जुड़ करके 1 यूनिट दिए थे, अब ये डिसोसिएट हुआ और हमको क्या दे रहा है NaCl, लेकिन कितना 2 NaCl अलग अलग दे रहा है। बात समझ में आ रही है, ये हमारा रैंडम है, इसका इस तरीके से कुछ होता नहीं है NaCl के साथ, लेकिन मान लीजिए NaCl 2 जुड़े हुए थे, वो टूटेगा तो 2 NaCl दे देगा ना हमको, जब ये यहाँ पे रहता है इंडेक्स में तो इसका मतलब ये दोनों ये 1 यूनिट है, ये सब 1 यूनिट है, लेकिन जब यहाँ पे ये लगा तो इसका मतलब ये 2 यूनिट हो गई।
यहाँ पे क्या होगा, मोलर मास बढ़ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, एक का मोलर मास मतलब घट जाएगा ना, 2 यूनिट मिल करके ज़्यादा मोलर मास होगा, 2 यूनिट अलग अलग देखेंगे तो उसका मोलर मास कम रहेगा, दोनों को मिला करके बराबर हो जाएगा मोलर मास। बात समझ में आई। उसी तरीके से इसका जनरल केस ले लिए हैं, कोई एक का मॉलिक्यूल है, उसको मतलब एन मॉलिक्यूल मिल करके मतलब समझ लो डाइमराइज हुए हैं या ट्राइमराइज हुए हैं या कुछ इस तरीके का हुआ है, टूटेगा तो कितना देगा हमको मॉलिक्यूल, अरे भाई जितना इसका इंडेक्स है वही आ जाएगा इसके कोफिशिएंट में, है ना, इतने मॉलिक्यूल टूट के देंगे। टाइम t = 0 पे हमने इसको 1 लिया था और ये कितना बना, 0 बनेगा ना, अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ रिएक्शन। टाइम t = t0 में से अच्छा 1 में से कितना टूटने चला गया, उसी को तो हम क्या बोलते हैं अल्फ़ा, कितना टूटने गया अपान कितना लिए थे उसी को हम क्या बोल देते थे अल्फ़ा। तो अल्फ़ा क्या है, एक तो हमने लिया है यहाँ पे, कितना टूटने गया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना, उसी को हम माइनस कर देंगे, है ना। अगर इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल टूटने गए, एक में से अल्फ़ा निकल गया, अब ये एक पार्टिकल नहीं होता, एक मोल होता है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ बच्चों कि थोड़ा सा 11th का कॉन्सेप्ट आप लोगों के यूज का है, ठीक है, पढ़ना चाहिए था आप लोगों को। कई बच्चे नहीं पढ़ते हैं, इसलिए छोटी छोटी चीज़ों में दिक्कत होती है। बहुत आसान है बच्चों, अगर ये नहीं सोच पा रहे हैं तो थोड़ा सा एफर्ट लगाइए। लिए थे एक मोल लिए थे, एक मोल मतलब 6.022 × 10⁻23 होता है। तो एक में से कितना माइनस चला गया, जितना उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था, जितना टूटना था उतना चला गया, तो कितना बनेगा एन अल्फ़ा बनेगा, है ना। नहीं समझ में आया, स्टोइकियोमेट्री का है ये, बेसिक 11th में मोल से समझते हैं मोल कॉन्सेप्ट, तो उसमें ये चीज़ें अच्छे से स्टोइकियोमेट्री वगैरह पढ़ाई जाती है। अच्छा, इसके एक से इसका एन बन रहा है, ठीक है ना, तो अगर इसके 1 - अल्फ़ा से कितना बनेगा, हाँ एन अल्फ़ा बनेगा। अब किस तरीके से ये होता है, क्यों नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने 11th में स्टोइकियोमेट्री नहीं पढ़ी होगी, ठीक है। अच्छा मान लीजिए ऐसे होता, मान लीजिए कोई 2a हमको 3b दे रहा है प्लस, ऐसे समझिए 2a + 3b = मतलब रिएक्ट करके हमको क्या दे रहा है 4c एंड 5d, है ना। अब हमने कहा कि भाई ये 2 मोल 4 मोल c देता है और 2 मोल a क्या देता है 5 मोल d देता है। इस तरीके से स्टोइकियोमेट्री में बात कर सकते हैं, ठीक है ना, या इससे ले लें, दोनों से हम कंपेयर कर सकते हैं। इसका 2 मोल 4 मोल c देता है, इसका 2 मोल a 5 मोल d देता है, या ऐसे बात करें इसका 3 मोल b जो है 4 मोल c देता है, इसका 3 मोल b जो है 5 मोल d देता है ना। अब हम कहें कि बताओ बच्चों कि 3 मोल इसका कितना मोल c देगा, है ना। तो क्या करेंगे हम कि इसका 2 मोल 4 मोल देता है, तो 1 मोल कितना देगा, तो 2 को नीचे भेज दीजिए, है ना, 4 के नीचे चला जाएगा, यानी 1 मोल a कितना देगा 2 मोल c देगा। तो 3 मोल कितना देगा, तो 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 इधर भी होगा, यानी 6 मोल देगा। बात समझ में आया। अगर मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा होता तो यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती, है ना बच्चों। तो टाइम t = t0 पे अल्फ़ा इसमें से निकल गया, तो कितना बचेगा एन अल्फ़ा, है ना। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, तब आप लोग फार्मूले को समझ जाएंगे, कम से कम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं तो फार्मूला तो समझेंगे, ठीक है बच्चों। 11th के कॉन्सेप्ट बहुत यूज़फुल होते हैं, मैं हमेशा कहते आया हूँ कि 11th जो है केमिस्ट्री में 12th की जान होती है। चलिए 1 - अल्फ़ा अगर टूटा, अल्फ़ा टूटा यानी कि ये 1 - अल्फ़ा मतलब कि एक में से अल्फ़ा निकल गया, तो जब एक से एन मिल रहा है तो अगर अल्फ़ा गया तो एन अल्फ़ा मिलेगा। बात समझ में आई, यही स्टोइकियोमेट्री का खेल है। अब आई की वैल्यू हम जानते हैं, हम लोग निकाल चुके हैं कि क्या होती है, क्या होगी, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा ऑब्जर्व कितना हुआ, लिए तो कितना थे 1, ऑब्जर्व कितना हुआ, ये पूरे को जोड़ दीजिए, है ना, ये भी रहेगा और जो मतलब जितना लिए थे निकलने के बाद जो बचा वो रहेगा, है ना। तो इसको और इसको ऐड कर दीजिए 1 - अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा, ठीक है। ये क्या है ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और थ्योरेटिकल कितना है 1, ठीक है बच्चों। कुछ बच्चों को अगर नहीं समझ में आ रहा तो घबराइए नहीं बच्चों, हम लोग ये चीज़ें समझने के बाद फार्मूला से डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, ट्रिक्स मैं बता दूंगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। I = 1 - अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट देख तो लीजिए क्या क्या है, टर्म्स सारी समझ लीजिए, तब फार्मूले काम करेंगे, ऐसे डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा। I = क्या होगा, जो वांट हाफ फैक्टर है ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व कितना है भाई, ये है, सोल्यूशन में कितना बचा है, यही तो बचा है एन अल्फ़ा, इसका बचा है
और 1 माइनस अल्फा ये वाला बचा है, तो 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा को जोड़ देंगे तो ये ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब आई क्यों हम थोड़ा सा रीअरेंज करने लगे, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए 1 प्लस एन अल्फा माइनस अल्फा, यानी एन अल्फा को इधर लाएं, अल्फा को इधर ले आ दिए, बस रीअरेंज कर दिए। तो आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा अंदर, एन माइनस 1 बचेगा। अब मैथमेटिक्स है आगे। अच्छा, अब इधर कर लीजिए, इधर लेते आइए, है ना, 1 को आप इधर लेते जाइए, तो अल्फा इंटू एन माइनस 1 इधर बचेगा और आई माइनस 1 इधर बचेगा, है ना। अच्छा, अब देखिए अल्फा इज इक्वल टू, अब क्या है कि इसको आप नीचे भेज दीजिए, इसके आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, इतना ही याद कर लीजिए, बहुत है, नहीं तो इसको और एलेबरेट कर लीजिए, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, तो ये इसमें बदल जाएगा 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस एन। तो अल्फ़ा को आप किसी भी फॉर्म में याद करें, इसमें याद करें, इसमें याद करें, कोई बात नहीं, आप इसी में याद कर लीजिए, है ना, ठीक है। चलिए बच्चों, और एन क्या है, ये एन क्या दिख रहा है आपको, एन कुछ नहीं है बच्चों, सिंपली क्या है, एन यही तो था, कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट, कभी कभी कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा। अगर 2 3 हमारे पास है टूट करके मिले तो सबका कोफिशिएंट का सम, उसी को एन बोलते हैं हम। बात समझ में आई? ये फार्मूला समझ में आया, अल्फा इज इक्वल टू 1/2 फैक्टर माइनस 1 अपॉन एन, समेशन ऑफ स्टोइकियोमेट्री अपॉन माइनस 1, ये हमारा फार्मूला हो जाता है। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो एक बार में ये सारी चीज़ें समझ